Hello my dear students, welcome back. So how are you doing? I hope you are doing well. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था. ठीक है, 2 लेक्चर दिया था मैंने. प्लांट किंगडम का 2 पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन करवाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 था. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था. ठीक है, तो एज आई कमिटेड, जैसा मैंने कमिट किया था, एज आई कमिटेड कि मैं पहले एक चैप्टर 11th पढ़ाऊंगी, फिर एक चैप्टर 12th पढ़ाऊंगी. लेकिन 12th का अगर आप सेकंड चैप्टर देखो तो वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, और अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या पढ़ा? प्लांट किंगडम. तो अगर मैं ये स्टार्ट कर दूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये सर्किट जो है थोड़ा खराब होने लगेगा, मतलब माथा खराब हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि अचानक से तुरंत प्लांट पढ़ना. अभी प्लांट किंगडम में इतना तरह का हम लोगों ने पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने. दिमाग तो ऐसे ही पहले से खराब है. ठीक है, तो ऐसे तो प्लांट बोरिंग ही लगता है सबको. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो प्लांट बोरिंग ही लगता है. एनिमल्स के बारे में पढ़ने में मजा आता है, लेकिन किसी किसी को, मैं सबको नहीं बोलूँगी, मैं मोस्टली बोल रही हूँ, मोस्टली को जो प्लांट्स वगैरह पढ़ना बोरिंग लगता. तो मैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नहीं शुरू करूँगी, वरना फिर सच में आपको जिसको नहीं भी लगता है ना बोर, उसको भी बोर लगने लगेगा अगर मैं प्लांट किंगडम के बाद जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दूँ तो. ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं. थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा ट्विस्टेड. क्या शुरू करें? एनिमल किंगडम. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू ना करके हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम. ठीक है, अब एनिमल किंगडम की बात करें तो बहुत सारे, ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम भी हार्ड लगता होगा. ठीक है, लगता होगा अरे यार कितना कुछ पढ़ना है एनिमल किंगडम में, कितना एग्जाम्पल्स है, ये है वो है. ठीक है, मतलब दिमाग तो किसी किसी का हिला हुआ रहता होगा. एनिमल किंगडम का नाम सुनते ही बहुत लोग के दिल की धड़कन बढ़ गई होगी. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है. ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन स्कोरिंग भी है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर. क्वेश्चंस तो एकदम 110% गारंटी है कि एनिमल किंगडम से आपको हिट करने ही वाला है. ऐसा कभी हुआ ही ना हो कि एक भी साल ऐसा बता दो कि एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हिट ना किया हो. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम. डरना नहीं है, मैं यहाँ पे कोशिश करने वाली हूँ कि आपको जितना समराइज कर पाऊँ, ठीक है, मतलब जितना आसान बना पाऊँ मैं इस चैप्टर को, मैं कोशिश करूँगी. ठीक है, जितना ट्रिक्स ला पाऊँ, जितना आसान बना पाऊँ, तो मैं वो कोशिश करूँगी, इसलिए डरना नहीं है. बहुत ही अच्छा चैप्टर है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, ये है वो है. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है. चलो तो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम. चलो, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 11th क्लास का पहला चैप्टर क्या है आपका? द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर क्या है आपका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, मैंने दोनों को कंप्लीट करवाया है, लिविंग वर्ल्ड भी कंप्लीट करवाया है मैंने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट करवाया है. भले ही मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से, वन गुड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर दोज हु लाइक्स मी, कि मेरी जो यूट्यूब वीडियोस हैं जो डिलीट हो चुकी थी वो वापस आ गई. ठीक है, यूट्यूब ने उसको वापस कर दिया. अब मुझे फाइनली डाउनलोड करके उसको अपलोड करना होगा. ठीक है, तो मैंने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करवाया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. मेरा 3 चैप्टर कंप्लीट था. मैं तीनों को फिर से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर दूँ उसको. ठीक है, चलो फिर, तो बात हो रहा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था. आप बताओ कौन थे वो? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था? तो आप लोग बोलोगे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था. किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, चलो देखते हैं उन्होंने क्या दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी, एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया. ठीक है, ड्यूगेटेड,
मोनरा, प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अपना ये मोनरा हो चुका था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनरा में क्या आया था? बैक्टीरिया वगैरह, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स से आपके मोनरा, ठीक है। और प्रोटिस्टा क्या थे? आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सबको किस में रखा गया था? आपका प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो हम लोग प्रोटिस्टा भी पढ़ चुके थे, फंजाई भी पढ़ चुके थे, और प्लांट किंगडम तो ये हमारा लेटेस्ट टॉपिक ही चला आ रहा था, ठीक है। इनसे ही पीछा छुड़वा के हम लोग कहाँ पे आए हैं? इनके पास आए हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना प्लांट किंगडम को ही प्लांट किंगडम भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जाहिर सी बात है, अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स, किसको किसको डर लग रहा है? किसको किसको पहले डर लग रहा है कि हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? किसी को डर लग रहा है कि एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले? देखो, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगी वी ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। हम लोग भी तो एक तरह के जानवर ही है ना। और अगर मेरा ह्यूमंस का डिवीजन करने को बोले, ह्यूमंस इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। अगर ह्यूमन जो एनिमल है उसका अगर डिवीजन करने को बोले तो मैं 2 पार्ट्स में ह्यूमन को डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। एक निगेटिव एनिमल और एक पॉजिटिव एनिमल। निगेटिव एनिमल बोलने का मतलब क्या है? पॉजिटिव एनिमल बोलने का मतलब क्या है? निगेटिव एनिमल बोलने का मतलब वो ह्यूमंस जो निगेटिविटी को फैलाते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव एनिमल्स बोलने का मतलब वो ह्यूमन जो पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। तो हमें किस टाइप के ह्यूमंस वाले एनिमल्स से, हमें किस टाइप के एनिमल्स से दूर रहना चाहिए? जो निगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। तो मैंने ह्यूमंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। निगेटिविटी फैलाने वाले और पॉजिटिविटी फैलाने वाले। तो हमको किसके साथ रहना है? जो पॉजिटिव हो, और किससे दूर रहना है? जो निगेटिव हो। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने ऐसे ही तो नहीं बता दिया होगा ना, मैंने बैक्टीरिया को मोनरा में ही क्यों रखा, मैंने बैक्टीरिया को प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया या प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रख दिया, या मैंने प्लांट्स को प्लांट्स में ही क्यों रखा, मैंने एनिमल्स में या फंजाई में, प्रोटिस्टा में या मोनरा में क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि भाई प्लांट्स को देखो, प्लांट्स के पास अपनी एक यूनिक कैरेक्टर, यूनिक फीचर है प्लांट की। अगर प्लांट को धूप में खड़ा कर दो तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को खड़ा कर देगा कोई धूप में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के बॉडी पे, फेस पे टैनिंग आ जाएगी, ठीक है। और जो वीक होंगे, ठीक है, वो बेहोश भी हो जाएंगे। लेकिन प्लांट के बारे में देखो, प्लांट का अपना एक अच्छा कैरेक्टर है कि प्लांट को धूप में खड़ा कर दो तो वो अपना फूड खुद बना लेती है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है। मोनरा को प्रोटिस्टा में नहीं रखे, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में बैक्टीरिया को ना रख के मोनरा में ही क्यों रखे? क्योंकि आर.एच. व्हिटेकर साहब के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया थी। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कुछ क्राइटेरिया देखी, उसके बेसिस पे ही इन पांचों में जो भी रखना था, प्लांट्स में प्लांट्स, एनिमल्स में एनिमल, फंजाई में फंजाई, मोनरा में मोनरा, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा रखा, ठीक है। तो क्या कैरेक्टर थी? चलो पहले कैरेक्टर देखते हैं कि ऐसे ही तो नहीं रख दिया था ना उन्होंने, कुछ बेसिक कैरेक्टर देखा होगा उन्होंने, तभी तो रखा ना, ठीक है। क्या था? नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बोलने का मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में इसलिए रखा गया, सारे बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है। फंजाई आपके मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था कि कौन ऑटोट्रॉपिक है और कौन हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। और क्या देखा था उन्होंने? मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, कौन ऑटोट्रॉपिक है और कौन हेट्रोट्रॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेल देखा था उन्होंने, क्या देखा था? टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल बोलने का मतलब कौन प्रोकैरियोटिक है आपका और कौन यूकैरियोटिक है, ठीक है। कौन प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है, ठीक है। चलो फटाक से नोट डाउन करो, ये तो नोट होगा ही ना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिक, कुछ बेसिक क्राइटेरिया को देख के आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इन पांचों को क्लासिफाई किया। पांचों में
मतलब उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म रखा था, ठीक है। फूड चेन भी देखा था उन्होंने, ठीक है। फूड चेन में उनका क्या रोल है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह का रोल करते हैं फूड चेन में, प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर हैं। जैसे प्लांट्स को ही देख लो, ठीक है, प्लांट्स को ही देख लो तो प्लांट्स आपका कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। और जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं, गोट हो गए, काऊ हो गए, ठीक है, और वो क्या कंज्यूमर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया थी जिससे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर साहब ने बनाया था, और उस बेसिस पे मोनेरा में बैक्टीरिया को प्लांट्स में, एनिमेलिया को एनिमल्स में, फंजाई को फंजाई में, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में रखा था। तो उसी तरह ये मैंने क्यों बताया, ये तो मैं बता चुकी थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको मैं नहीं भी बताती तो कोई ज़रूरत नहीं था इसका, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ये क्योंकि एनिमल किंगडम हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो एनिमल के भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया होंगे जिससे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करेंगे कि हाँ इसको इसमें रखना है, इसको इसमें रखना है। अगर कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होगा तो हम लोग कैसे किसी को रख देंगे किसी में भी, ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। क्या हम लोग शेर और चूहा को एक में रख देंगे, शेर चूहा बंदर सब एक में है, शेर और बकरी को एक में रख देंगे, भाई बकरी जो है प्लांट्स को खाता है और शेर बकरी को खाता है, ठीक है। तो सब में कुछ अलग अलग अपना है, तो आज उसी को देखेंगे, ठीक है। चलो तो फटाक से हेडिंग डाल लो अपना अपना एनिमल किंगडम हम लोग देखते हैं, ठीक है। फटाक से हेडिंग डाल दो एनिमल किंगडम का। चलो तो बेसिक देखते हैं, ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। चलो हेडिंग डाल दो बेसिक क्राइटेरिया, या आप डाल सकते हो बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला है आपका, ऐसे मैं लिखती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे डालती हूँ सबको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सिलोम। चलो नोट डाउन करो, फिर मैं इसको मिटाऊंगी, ठीक है। नोट डाउन करो, ये इधर ही लिख दूं मैं, दो दिख रहा है ना, एक बार मैं बिहाइंड द कैमरा जाके दिखूं आपको, उधर तक दिख रहा है ना, चलो दिखेगा, चलो दिखेगा। सिलोम के बाद है आपका सेगमेंट, ठीक है, और सेगमेंट के बाद है आपका नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। चलो तो यही बेसिक क्राइटेरिया थे या बेसिक क्लासिफिकेशन आप बोल दो, जिसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेवल, फर्स्ट वन इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सेगमेंट और नोटोकॉर्ड, ठीक है। वन मोर थिंग, मतलब इतना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है, कि आपको एनिमल किंगडम रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप टकाटक क्वेश्चन लगाना, ठीक है। इतना मैं आपको बता दूंगी कि बार बार आपको नोट्स या बुक ऐसे रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम को रट्टा मारो, एग्जाम्पल रट्टा मारो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डीप समझोगे अच्छे से तो आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, हम लोग का भी इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन होते रहता है, ठीक है। तो पहले क्या बना था, सेल,
पहले क्या बना था, सेल, सिर्फ एक हम लोग जो थे वो एक सिंगल सेल थे, ठीक है। आप किसी को भी ले लो, हमको ले लो, रैबिट को ले लो, किसी को भी ले लो, आपके आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहले सब एक सिंगल सेल थे, ठीक है। उसके बाद इवॉल्व होते होते सेल से क्या बना, टिश्यू, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म किए, ठीक है। बहुत सारे सेल गैदर होके एक साथ होके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म किए तो क्या बना, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म किए तो क्या बना आपका ऑर्गन, जैसा हमारा माउथ ले लो, ठीक है, स्टोमक ले लो, तो ये ऑर्गन हुआ, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म किया तो हम उसको क्या बोले, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेलुल, पहले जैसे देखो इवोल्यूशन, जैसे मैंने बोला कि पहले सेल था, हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि मिलियंस और बिलियंस ईयर बाद देखो तो शायद ये भी इवॉल्व हो जाए कि हम लोग का पंख हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है भाई, इवोल्यूशन होगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहले देखो सेल था, सेल से कितना कुछ आ गया, ठीक है। अब हो सकता है ऑर्गन सिस्टम के बाद हम लोग फ्लाई करने लगे, हम लोग के पास पंख आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हम लोग क्या करें, उड़ते रहें, ठीक है। चलो, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जगह पे जमा होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल एक जगह पे इकट्ठा होते हैं लेकिन कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक दिस, मानो ये एक सेल है, ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह से देखो, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ सेल होता है, ठीक है, सेल ऐसे एक जगह एक साथ रहता है, ठीक है, सेल एक साथ रहता है लेकिन ये कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो टिश्यू बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक जगह इकट्ठा है ये सेल, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बस एक जगह पे इकट्ठा है ये, तो ये क्या हुआ आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर वही सब मिलके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता तो आपका क्या बन जाता, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अमीबा इज अ सिंगल सेल, मालूम है या नहीं मालूम है, किसको किसको नहीं मालूम है, अमीबा इज अ सिंगल सेल, ठीक है। अब हमारा न्यूरॉन को देख लो या हमारा आरबीसी को देख लो, ये भी सिंगल सेल है ना, जिस तरह अमीबा सिंगल सेल है, हमारे न्यूरॉन को देखो या आरबीसी को देखो, ये भी तो सिंगल सेल है ना, तो हम अमीबा को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी से, मैं अपनी बॉडी से आरबीसी निकाल दूं या न्यूरॉन को निकाल दूं या मसल सेल को निकाल दूं तो हम लोग इसको ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? चलो फटाक से आंसर, 30 सेकेंड का टाइम है, फटाक से आंसर सोचो कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल है, हमारी आरबीसी भी सिंगल सेल है, न्यूरॉन्स भी सिंगल सेल है, लेकिन अमीबा को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी से आरबीसी को निकाल दें या न्यूक्लियस को निकाल दें, ठीक है, या मसल सेल्स को निकाल दें, ठीक है, तो हम उसको ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? फटाक से जवाब दो, क्यों नहीं बोलते उसको ऑर्गेनिज्म? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी से आरबीसी को निकाल दे, ठीक है, न्यूरॉन्स को निकाल दे, मसल सेल्स को निकाल दे, तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी ना, वो तो डेड हो जाएगी। अमीबा सिंगल सेल होते हुए भी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी से आरबीसी, न्यूरॉन्स और मसल सेल्स को निकाल दे तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, वो तो डेड हो जाएगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ऑर्गेनिज्म को मतलब सरवाइव करने के लिए सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसके पास उसकी खुद की सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए, वो सस्टेन करना चाहिए इन्वायरमेंट में, ठीक है, वरना वो तो डेड हो जाएगा। उसी तरह आरबीसी को हम लोग इसलिए ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, न्यूरॉन्स को इसलिए ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पाती है बॉडी से निकल के, वो डेड हो जाती है। लेकिन आपकी अमीबा जो है वो सस्टेन कर पाती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कितनी तरह का है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पे हम बांट देंगे, जो एनिमल्स हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे उसको हम लोग सेलुलर वाले में रख देंगे, जो टिश्यू में देखेंगे उसको टिश्यू, जो ऑर्गन में देखेंगे उसको ऑर्गन वाले में रख देंगे, जो ऑर्गन सिस्टम जैसे वाले में देखेंगे उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रख देंगे, ठीक है। चलो तो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं बॉडी सिमेट्री, ठीक है।
अब ये आपका बॉडी सिमेट्री क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस को देखो, ठीक है, हमको देखो, अगर आप लोग काटना वाटना नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे को काट दो या मैं आपको बीच से काट दूँ, ठीक है, अगर आप मेरे को बीच से काट दो या मैं आपको बीच से काट दूँ, ठीक है, तो एक हम लोग अगर देखो हम लोग ऐसे हैं तो आप मुझे ऐसे काटोगे तब तो मैं 2 पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो पाऊंगी, मेरे 2 पैर 2 हाथ ऐसे अलग अलग हो पाएंगे, 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड हो पाऊंगी, ठीक है। ऐसे काटोगे तो सिंगल प्लेन में काट रहे हो तभी तो, अगर ऐसे काट दोगे तो क्या मैं बीच से डिवाइड हो पाऊंगी, मेरा हाथ ऊपर रह जाएगा, मेरा पैर नीचे रह जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम एक प्लेन में काटेंगे, जैसे वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस को ही देख लो, अगर हम लोग किसी भी ह्यूमंस को एक सिंगल प्लेन से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तभी तो हमको 2 इक्वल हाफ्स मिल पाएगा, ठीक है। तो उस तरह के सिमेट्री को हम बाइलेटरल बोलते हैं। और कई एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सिमेट्री नहीं, तुम किधर से भी काट दो, किधर से भी काट दो, वो 2 इक्वल पार्ट्स में कभी डिवाइड होने वाले नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग कहीं से भी काट देंगे ना, कहीं से भी एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काट देंगे, वो 2 इक्वल पार्ट्स में बंटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि हम लोग उसको किसी भी प्लेन से काट देंगे ना तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखो जैसे इसको देखो, ठीक है, कुछ भी है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नाम नहीं पता, ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेट मान लो हाइपोथेटिकल है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हम इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी मैंने काटा, इसको मैंने ऐसे काटा, इसको मैंने ऐसे काटा, आपको हर जैसे जैसे मैं काट रही हूँ आपको पता चल रहा होगा कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं किसी भी प्लेन से, मैंने कितने प्लेन का यूज किया, ठीक है, ये तब भी 2 इक्वल हाफ्स में आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर हम कहीं से भी काटे एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काटे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में बट ही जाना है, ठीक है। और हम लोग कैसे सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जो सिर्फ एक ही प्लेन से काटने से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। चलो, तो 3 तरह का सिमेट्री होता है, ठीक है, 3 तरह का सिमेट्री होता है। एसिमेट्रिकल, जिसका कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी काट दो नहीं बटने वाला है। रेडियल सिमेट्री, जो हर किसी भी प्लेन से काट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और बायलेटरल सिमेट्री, जो सिर्फ एक ही प्लेन से काटोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपका बॉडी सिमेट्री, अब हम लोग को ये पता चल जाएगा ना, कोई एनिमल अगर किसी का कोई सिमेट्री नहीं है तो उसको हम एसिमेट्रिकल में रख देंगे, कोई किसी भी इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से काट रहे हैं वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है, उसको हम लोग रेडियल में रख देंगे। और जो सिर्फ सिंगल प्लेन से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल में रखेंगे। चलो, अब आपका बॉडी सिमेट्री भी खत्म हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, या बेसिक क्राइटेरिया बोल दो, या यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी डाल दो आप लोग, ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन करना पढ़ रहे हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो अभी तक तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। चलो, अब अपना तीसरा टॉपिक पे आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन जानता है, पहले डिप्लोब्लास्टिक और आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन जानता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है, सोचो। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, किसी कोई बोल रहा होगा मन में, ठीक है, जो भी लेक्चर देख रहा होगा वो मन में बोलेगा जर्म सेल कुछ होता है, हाँ होता है, कुछ पढ़ा था मैंने जर्म सेल, ठीक है। तो क्या था, जर्म सेल, ठीक है। मैंने सुना किसी ने बोला कि डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक को किसी ने जर्म सेल बोला। अब ये जर्म सेल क्या है, व्हाट इज जर्म सेल, व्हाट डू यू मीन बाय जर्म सेल, क्या है ये जर्म सेल, इतना तो जानते होगे आप लोग, ठीक है। जर्म सेल कुछ चीज है, कुछ तो चीज है जर्म सेल, क्या है ये जर्म सेल। जर्म सेल इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, मैं इधर लिखूं, जर्म सेल जो है वो 3 टाइप्स का है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है,
और ये आपका इंडोडर्म, ठीक है। जर्म सेल जो है आपका वो 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। जर्म सेल आपका 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग सिंगल सेल जाइगोट थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हम लोग सिंगल सेल थे, किसी को भी ले लो, हमको ले लो, आपके आसपास में चूहे हैं, चूहे को भी ले लो। पहले हम लोग क्या थे, सिंगल सेल जाइगोट थे, ठीक है। फिर हम लोग डेवलप होते गए, फिर बहुत सारा मल्टी सेलुलर कंडीशन आने लगा, ठीक है। पहले एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना, 32 से 64 बना। बाकी आप मैथमेटिक्स कर लेना, ठीक है। चलो, तो फिर मल्टी सेलुलर कंडीशन आने लगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर कंडीशन आने लगा, पहले हम लोग जाइगोट थे, फिर सेल बढ़ने लगा, एक मल्टी सेलुलर कंडीशन आने लगा, मैंने बताया 2 से 4 वैसे वैसे बढ़ने लगा, ठीक है। अब ये सेल जो है खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे, ठीक है, अच्छे से खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे और 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में डिवाइड हो गए। ये सेल जो है, जो ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, जो मल्टी सेलुलर कंडीशन आ गया, जाइगोट पहले सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर था, फिर वो डेवलप होके 2 से 4, 4 से 8 वाला प्रोसेस होते गया, तो मल्टी सेलुलर कंडीशन आ गया। तो ये सेल को मतलब मानो कि अच्छा नहीं लगा, ठीक है, सेल लोग को अच्छा नहीं लगा, अरे यार हम लोग ऐसे घिच-पिच होके पड़े हुए, हम लोग को भी अच्छे से तैयार होना है, मतलब वेल अरेंज होना है, वेल ऑर्गेनाइज होना है, ठीक है। तो वो लोग क्या किया, अपना 3 लेयर बनाया, आउटर मोस्ट, मिडिल वन एंड इनर मोस्ट, ठीक है। तो सेल जो है वो 3 लेयर में अरेंज हो गया, ठीक है। सेल सब जो है वो 3 लेयर में आपका अरेंज हो गया, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। चलो, वेल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो अब हम लोग आउटर मोस्ट लेयर को, ये सब सेल है, आप लोग सोचोगे मैंने ऐसे लाइनिंग क्यों कर दिया, यहाँ पे तो सेल गोल गोल है और यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइन कर दिया, इसलिए मैं गोल गोल कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। चलो, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है आपका, पहले मैं इसको मिटा दूँ, ये जो गंदा वाला सेल है जो जैसे तैसे है उसको मैं मिटा देती हूँ और खूबसूरत वाले सेल का फिगर देखते हैं, ठीक है। ये भी खूबसूरत नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग ही खूबसूरत थी, 1 नंबर बकवास ड्राइंग है, मैनेज इट, ठीक है, मैनेज कर लेना। चलो, तो आउटर मोस्ट जो हमारा लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोडर्म। ये क्या है, सॉरी, इनर मोस्ट लेयर आपका इंडोडर्म होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर आपका है एक्टोडर्म, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। और जो आपका ये मिडल वाला है ये क्या है, मेसोडर्म। और ये जो आपका ये इनर आउटर वाला है, जो इनर वाला है जो सबसे, ठीक है, आउटर वाला को तो हम लोगों ने एक्टोडर्म बोला, मिडल वाले को मेसोडर्म बोला और इनर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो सेल मल्टी सेलुलर जो कंडीशन आ गया था, वो लोग सेल अपने आप को एक वेल मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करने, ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके 3 तरह का लेवल बना ली, 3 मतलब 3 गोला गोला हो गया, दिख रहा है ना ये गोला गोला, ठीक है। तो चलो 3 लेयर में आ गई, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम लोगों ने एक्टोडर्म बोला, मिडिल वाले को हम लोगों ने मेसोडर्म बोला, एम से मिडिल एम से मेसो, ठीक है, और इनर वाले को मैंने क्या बोला, इंडोडर्म। चलो, समझ में आ गया ना। तो यही है आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जिसमें 3 लेयर होगा, किसी एनिमल्स में तीनों लेयर होता है, एक्टोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है और इंडोडर्म भी होता है, और किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 लेयर होता है, ठीक है। तो वो तो हम लोग आगे देखेंगे किसमें कितना लेयर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी खत्म हुआ, समझ में आया जर्म सेल क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो, मिटा रही हूँ मैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलोम की तरफ। ये आपका सिलोम क्या है, किसी को पता है सिलोम क्या है? यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक मिट गया, मैं लिख दूं फिर से, किसको किसको पता है कि सिलोम क्या है? सिलोम इज अ बॉडी कैविटी, सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब क्या होता है, सिलोम इज अ बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है।
सीलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म। सीलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म। अब बॉडी कैविटी, कैविटी का मतलब मैंने आपको बोला खाली जगह। अब खाली जगह का मतलब लेट मानो आपने या मैंने आपको काट दिया, ठीक है, या आपने मुझे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया और मेरे जितने भी अंदर ऑर्गन्स है, मेरी पेट वेट सबको निकाल दिया, ठीक है, पूरा खाली कर दिया, ठीक है, मेरे बॉडी को इतना खाली कर दिया कि आप लोगों को कहीं जाना हो तो आप मेरे बॉडी में आराम से कपड़ा वपड़ा पैक करके लेके जा सकते हो, ठीक है। या मैंने आपको किसी को भी काट दिया, ठीक है, तो अंदर तो खाली जगह हो जाएगा ना, काट के सारे ऑर्गन सब निकाल लेंगे तो अंदर तो खाली जगह हो जाएगा। तो वो जो खाली जगह है, वो जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोम। कैविटी है, खाली जगह हो गया है, बॉडी काट के हम लोगों ने सारा ऑर्गन निकाल लिया है, बॉडी पूरा खाली हो गया है, कैविटी है। तो ये हमारा बॉडी कैविटी है, जो खाली जगह है वो हमारा क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो वही सीलोम है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलोम होता है, बॉडी कैविटी होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीलोमेट। हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमेट। और कुछ ऑर्गेनिज्म में आपका बॉडी कैविटी नहीं होता है, कोई खाली जगह नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉल्स कैविटी देखने को मिलता है, उसको हम लोग सूडोसीलोमेट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अपना ये सीलोमेट भी 3 टाइप्स का है, ठीक है। सीलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, उसको हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। और जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है उसको हम लोग एसीलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीलोमेट बोलते हैं। और जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी दिखने को मिलता है, कैसा बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे सब कुछ कि कौन एनिमल सिलोमेट है, कौन एसिलोमेट है और कौन सीडोसिलोमेट है। यहाँ पे लिख देना फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट, फॉल्स सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका सिलोम भी 3 टाइप्स का है, सिलोमेट, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब सेगमेंट की तरफ, ठीक है। तो सेगमेंट बहुत छोटा सा है, सेगमेंट बहुत छोटा सा है। लेट मानो अर्थवॉर्म को ले लो, ठीक है। अर्थवॉर्म कैसा होता है, अर्थवॉर्म कैसा होता है यार, पता नहीं। चलो मैं तब भी एक ड्राइंग कर रही हूँ, ठीक है। पता नहीं मैं क्या ड्रॉ करूँगी, लेकिन मैं कुछ ड्राइंग कर रही हूँ। आई डोंट नो, मान लो, क्या मानोगे कि आपका अर्थवॉर्म है, ठीक है। लेट मान लो यार, हाइपोथेटिकल सोच लो, लेट मान लो ये अर्थवॉर्म है, ड्राइंग नहीं आती, ठीक है। लेट मानो मैंने लिख दिया ये अर्थवॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो सेगमेंट है वो रिपीट हो रहा है ना, दिख रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सेगमेंट रिपीट हो रहा है ना। अर्थवॉर्म को देखो, उसका सेगमेंट रिपीट हो रहा है, तो ऐसा सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या हम लोग में एग्जिस्ट कर पाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन? हम लोग में होता है क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन? नहीं ना यार, यहाँ पे पेट है, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे हाथ है, हम लोग का कहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन है? तो हम लोग में, ह्यूमंस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अर्थवॉर्म को देखो रिपीट कर रहा है, सेगमेंट्स जो है वो रिपीटेड है, रिपीट कर रहा है, तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कुछ कुछ में जो है ऐसा सेगमेंट, रिपीटेड टाइप ऑफ सेगमेंट दिखने को मिलता है किसी किसी एनिमल्स में, ऐसे सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हम लोग आगे देखेंगे क्या है, किसमें है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलो नोट करो, आगे बढ़े हम लोग, हो गया। अब हमारा लास्ट क्लास, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया बोल लो, लास्ट क्या है हमारा, नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है आपके डॉर्सल रीजन में, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डॉर्सल रीजन। तब पीछे वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रीजन में, लेकिन हम लोग में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग एम्ब्रायो, हम लोग में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या अभी आप लोग में क्या है, अभी आप लोग में नोटोकॉर्ड है क्या,
नोटोकॉट प्रेजेंट है क्या आप लोग में? अभी नहीं है। जब हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं तब हम लोग के पास नोटोकॉट प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो नोटोकॉट की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आ जाता है, ठीक है। जब हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं तो हम लोग के पास नोटोकॉट प्रेजेंट होता है, लेकिन एज वी डेवलप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नोटोकॉट हट के क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डॉर्सल रीजन, ठीक है। चलो, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नोटोकॉट जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म, नोटोकॉट खत्म हो जाता है। नोटोकॉट ऐसे बैक में होता है, डॉर्सल रीजन में, पीछे वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। हम लोग में भी था, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोग में भी नोटोकॉट होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होता है, लेकिन एज वी ग्रो नोटोकॉट की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हुआ? क्या खत्म हुआ? बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे अब हम लोग आराम से निश्चिंत होकर लंबी सांस लेके एनिमल्स को क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। किसमें किसका कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसका बॉडी सिमेट्री कैसा है, कौन सा एनिमल डिप्लोप्लास्टिक है, कौन सा एनिमल ट्रिप्लोप्लास्टिक है, किसमें सिलोम प्रेजेंट है, किसमें सेगमेंट प्रेजेंट है, नोटोकॉट किसमें किस तरह का है, ठीक है। तो हम लोग कर पाएंगे ना? चलो, समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैं मिटा दूं इसे। चलो, आप एनसीईआरटी का कुछ फिगर देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का कुछ फिगर देखते हैं। चलो, एनसीईआरटी का कुछ फिगर देखते हैं हम लोग। पेज नंबर आपका है 49, दिस वन। एनसीईआरटी का फिगर देखते हैं, ठीक है। लास्ट है आज के लिए एनसीईआरटी का ये फिगर, उसके बाद तो कल से हम लोग पॉलीफेरा शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फिगर में देखो, दिख रहा होगा एनिमेलिया। एनिमेलिया तो एज वी नो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। एनिमेलिया पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम, और फिर क्या है? फाइलम, ठीक है। तो एनिमेलिया को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेलुलर लेवल, ठीक है। और सेलुलर लेवल मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ सेल इकट्ठा होते हैं लाइक दिस, जो कि कोई भी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर सब मिलके एक साथ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते तो क्या हो जाता? टिश्यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल का क्लस्टर है, सेल जमा है, कोई भी कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ आपको एक फाइलम में दिखने को मिलेगा, वो है आपका पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली सीन इन द फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखो, आपको लिखा होगा टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इससे 2 निकाला गया है, रेडियल और बाइलेटरल। तो रेडियल सिमेट्री किसका होता है? सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का बोलने का मतलब कि हम लोग इसको किसी भी प्लेन में काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री सीन इन सिलेंड्रेटा, और सिलेंड्रेटा जो कि हम लोग इसको निडेरिया भी बोलते हैं, और सिनेटोफोरा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इन दोनों में दिखने को मिलेगा। और बाइलेटरल, ठीक है। रेडियल के बाद क्या आ गया आपका? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री बोलने का मतलब जिसको हम सिंगल प्लेन से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ह्यूमंस का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री से आपका आया है विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी ना हो, एसिलोमेट, और विथ फॉल्स सिलोम, सिडोसिलोमेट। मैंने बोला ना कुछ कुछ सिलोम जो है वो फॉल्स दिखते हैं तो उसको हम लोग सिडोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। और आपका आया है विथ ट्रू सिलोम, मतलब सिलोमेट। तो आपका विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट सिर्फ कौन है? एसिलोमेट जिसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, वो आपका प्लैटीहेलमिन्थेस है, ठीक है। और विथ फॉल्स सिलोमेट, जिसके पास फॉल्स सिलोमेट दिखने को मिलता है, सिडोसिलोमेट, वो कौन है आपका? एस्किलहेलमिन्थेस, ठीक है। और विथ ट्रू सिलोमेट, उसके बाद एस्किलहेलमिन्थेस के पास जितना है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा,
ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सब क्या है, सिलोमेट है जिसके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। अब देखो फाइलम में देखो, ठीक है, एक बार मैं लास्ट फाइलम सारी लिख दे रही हूँ, ठीक है, कौन कौन सा फाइलम होता है, ठीक है। फाइलम देखो आपका है पॉरीफेरा, ठीक है, आपका फाइलम है पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निडेरिया, ठीक है, सिनेटोफोरा, ठीक है, और उसके बाद है आपका प्लैटी हेलमिंथिस, ठीक है, उसके बाद है आपका एस्केल हेलमिंथिस, क्या आपका एस्केल हेलमिंथिस, ठीक है, एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, इधर मैं लिख रही हूँ फिर, ठीक है, इधर लिख रही हूँ, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का, उसके बाद है आपका इकाइनोडर्माटा, ठीक है, उसके बाद है आपका हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, उसके बाद है आपका ये हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद है आपका कॉर्डेटा, ठीक है। कितना लंबा चौड़ा फाइलम है, कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा फाइलम है, कैसे याद रखोगे इसको, लोचा हो गया, ये तो हो गया ना झमेला, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा फाइलम है, कैसे याद रखे इसको। तो देखो इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, मेरा तो ऐसे याद करने का P-double-C-P, ठीक है, P-double-C-P, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिनेटोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल ए, ठीक है, एस्केल हेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसके बाद है आपका MEC, MEHC, MEC, ठीक है, P-double-C-P-triple-A-M-E-H-C, ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिनेटोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केल हेलमिंथिस, ट्रिपल ए से एस्केल हेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, एज यू विश, बाकी अपना अगर आपका कोई ट्रिक हो तो गो विद दिस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम का बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, पहला फाइलम शुरू करेंगे हम लोग पॉरीफेरा। एक बार आप लोग उसको एनसीईआरटी से देख के आना, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक इट। चलो फिर कल से हम लोग शुरू करते हैं पॉरीफेरा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।